हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का मेरा टॉपिक है डर में जीत। डर से जीत नहीं है, डर के आगे जीत नहीं, डर में जीत। जैसे आप लोग क्या है कि 9 क्लास से 10 क्लास में प्रमोट होते हो, 11 से 12th में, 10 से 11th में, 12 से ग्रेजुएशन में, तो आपको सबसे पहले डर क्या सताता है? बोर्ड एग्जाम। और अभी कॉमनली बच्चों लोगों को सबसे ज्यादा डर क्या सताता है? सब्जेक्ट में पूरा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बोर्ड में अच्छा मार्क आएगा कि नहीं आएगा, मेरा मैथ कमजोर है, कैसे होगा, ये होगा। इस तरह का बहुत सवाल रहता है। अभी न्यू सेशन चालू हुआ 9th का, तो मुझे 3-4 बच्चों ने पर्सनली मैसेज किया कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बना के दो। तो मैं सोचा चलो बना ही देता हूँ। और जो भी बच्चे वीडियो के लिए पर्सनली मैसेज करते हैं, वीडियो के कमेंट में डालें। इससे अभी ये वीडियो पोस्ट हो रही है, उसके कमेंट में डालें कि नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो फिर हम आपके लिए वीडियो डालेंगे। 9-10 क्रॉस करके आप फर्दर क्लास में जैसे ही प्रमोट होते हो, सबसे बड़ा डर यही रहता है। और ये डर बिल्कुल सही है, डर होना चाहिए। लाइक जो डर रहा है ना, वो समझो मेहनत करने की कोशिश करे, या तो मेहनत कर रहा है या तो फिर वो कुछ करना चाहता था, अभी तो वो डर रहा है। अब निकम्मे नालायक लोग तो डरेंगे ही नहीं, वो तो सीधा वाला है छोड़ो जो होगा देखा जाएगा, तो ऐसा नहीं है। हाँ, पर इस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। इस डर में से हमको जीत निकालना है। और कैसे? सपोज कि आप 10th क्लास में गए हो, 9 से गवर्नमेंट स्कूल में आप पढ़ते हो, प्राइवेट में नहीं, आप सीबीएसई से नहीं, मतलब स्टेट गवर्नमेंट में पढ़ते हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड या कहीं का भी हो। आप अगर स्टेट बोर्ड से तैयारी करते हो, तो सबसे पहले ध्यान क्या देना है कि स्टेट बोर्ड की जो स्कूलें हैं वो बिल्कुल फ्री चलती है। आप कोचिंग जाओ, बेसिक हम कंफर्म है कि आप जाओ, कोचिंग तो एकदम नेसेसरी है, ट्यूशन जाना बहुत जरूरी है। लेकिन हमें बेनिफिट क्या होगी अगर हम ट्यूशन और स्कूल दोनों जाते हैं? टाइम को मैनेज करो। स्टूडेंट लाइफ में सबसे बड़ा यही है, टाइम मैनेज करना, टाइम पे सोना, टाइम पे खाना, टाइम पे पढ़ना। अब क्या होगा कि आप कोचिंग में पढ़े, कोचिंग में आपसे फीस ली है, उसका ड्यूटी बनता है कि पूरा सिलेबस पूरा करेगा। गवर्नमेंट स्कूल को भी फीस मिलती है, टीचर को भी मिलती है, पर वो शायद मतलब उतना पंचुअल नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोचिंग में आपको 100 पढ़ाया जाता है, तो 50 तो मिनिमम पढ़ाया जाता है आपको भी स्कूल में। तो हमारा देखो, ये मतलब खुद से काउंट करो किससे फायदा हुआ कि नहीं हुआ, या आप जी मतलब ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं। कोचिंग में आप पढ़ने जाते हो, सपोज डेट आप बेसिक मैथ कोचिंग में पढ़ के आए हो, आप शनिवार को इनकेस आप मानो कि आप शनिवार को ट्यूशन में पढ़े प्रॉफिट एंड लॉस बेसिक मैथ, और आपको रविवार बीच में आ गई, छुट्टी है, लेकिन कोचिंग से होमवर्क मिल गया जो आपसे बन नहीं पा रहा है, और आपको सोमवार को उसको सबमिट करना है। आप सोमवार को फर्स्ट आवर में अपने गवर्नमेंट स्कूल जाते हो, तो आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि और अदर स्टूडेंट से, या फिर वहां जो टीचर है उनसे आप हेल्प ले सकते हो। तो आपका मंडे का होमवर्क मंडे को ही आप डाल सकते हो। मतलब आप 2 जगह से पढ़ोगे तो होगा क्या कि यहाँ अगर छूटा तो वहां कंप्लीट कर लोगे, वहां छूटा तो यहाँ कंप्लीट कर लोगे। सपोर्टेड कि अगर आपको मैथ नहीं बनाने आता, मतलब मैथ का कोई ऐसा पार्ट है जैसे एडवांस मैथ में है, अलजेब्रा है, आपसे नहीं बनता है, लेकिन बोर्ड में कम से कम 10 नंबर का आता है, तो आपको तो अटेम्प्ट करना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं। लेकिन फिर भी कैसे क्या करें? तो आप अगर ट्यूशन में पढ़ते हो, घर पे प्रैक्टिस करते हो, देन आप स्कूल में भी पढ़ते हो, तो आपको कम से कम तो 10 नंबर में 3-4-5 नंबर का ये याद हो जाएगा कि इसमें ये आता है, और सर जो बोर्ड पे बना रहा है ना, कैसे बना रही है, तरीका आपको याद आ जाएगा। समझ पाओ या मत पाओ। अब हाई मार्क उठाने का सबसे बड़ा तरीका क्या है? जैसे बोर्ड एग्जाम में आप लोग प्रिपेयर हो, ठीक है कि हमको अगले साल बोर्ड एग्जाम, देखो बोर्ड में अच्छे नंबर उठाने का सबसे बड़ा मूल मंत्र क्या है? कहीं भी सबसे पहले तो हैंड राइटिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ मेरा हैंड राइटिंग सबसे गंदा है, लेकिन फिर भी आपको एक फेल्यूर जो नॉलेज दे सकता है ना, सक्सेस पर्सन नहीं दे सकता है। क्योंकि सक्सेस पर्सन के पास ये होता है कि सिर्फ ये उसके पास निष्कर्ष होता है कि मैंने कैसे सक्सेस पाया, लेकिन फेल्यूर के पास ये भी निष्कर्ष होता है कि मैं कैसे फेल हुआ, मैं क्या करता जिससे पास होता। तो ऐसा नहीं है कि मैं फेल हो गया, मेरा नंबर भी ठीक ठाक आए, ऐसा कुछ नहीं है। बस पर्सनली बता रहा हूँ कि मेरा हैंड राइटिंग बहुत खराब है। लेकिन आप लोग अपना हैंड राइटिंग सबसे नेसेसरी है, जरूरी है। लेकिन अभी बिहार बोर्ड की बात करें जहाँ हम हैं, हमारे स्टेट में,
तो मतलब 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया है। तो राइटिंग यह मायने नहीं करेगा, लेकिन राइटिंग पे ध्यान देना है क्योंकि मेरा 50% है, वही मार्क उठाता है। अब जो ऑब्जेक्टिव है, इनकेस ऑब्जेक्टिव दे दिया कि बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है, आपका ऑप्शन गया पटना, जहानाबाद, अरवल है। इन चारों में से सबसे बड़ा जिला कौन है, तो सबसे बड़ा तो अब मार दिए जहानाबाद, हो गई गलती, मार दिए अरवल, हो गई गलती, तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर सब्जेक्टिव पूछ दे तो वही आप बना के 4 लाइन लिखोगे तो आपको 2 नंबर क्वेश्चन में 1 नंबर 0.50 नंबर मिलेगा। तो राइटिंग पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। और दूसरा कि इन केस जैसे हमारे जो मैथ है, हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, साइंस है, सोशल साइंस है, 5 सब्जेक्ट है। और संस्कृत की जगह आपका लैंग्वेज में उर्दू है, मराठा है, भोजपुरी है, बहुत है लैंग्वेज है, फारसी है। तो आपका जो पेपर है जिसमें आप बहुत अच्छे हो, आपको भी कॉन्फिडेंस है, आप स्कूल में, ट्यूशन में, टेस्ट में उसमें बेस्ट आ रहे हो, तो ऐसा है तो उस पेपर पे आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दो। बोले ये क्या बोल रहे हो, सब लोग बोलते हैं जिसमें कमजोर हो उसमें ध्यान दो। नहीं, बोर्ड एग्जाम अगर आपके सर के ऊपर है, आपके पास अभी टाइम है तो आप तो ठीक हो, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। जो कमजोर हो उस पर ध्यान दो। नहीं होगा क्या, अगर अच्छे नंबर नहीं आने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि आप 9 से 10 में प्रमोट हुए, आपका मैथ एकदम डल है, आपकी संस्कृत एकदम खराब है, आप क्या करते हो कि बाकी 3-4 सब्जेक्टों को छोड़कर सिर्फ वही 2 पर फोकस मारते हो। उसके चक्कर में आपका 3 सब्जेक्ट पीछे बर्बाद जाता है। सपोज आपका सिर्फ मैथ खराब है, बाकी 4 सब्जेक्ट ठीक है, मैथ खराब नहीं होने एवरेज है, बाकी सारे सब्जेक्ट में आप एक्सीलेंट नहीं, कम से कम तो वेरी गुड हो, तो आप वो चारों सब्जेक्ट को लात मार के अगर मैथ पे फोकस मार दोगे तो आप मैथ में 100 में 100 मार्क ले आओगे। लेकिन अंदर सब्जेक्ट में अगर फेल हो गए तो किस काम का भाई, नहीं ना। तो इसके लिए सबसे बेस्ट क्या है कि अगर आप मैथ में मतलब एकदम पुअर हो तो मैथ पे इतना ध्यान दो कि मैथ में कम से कम आप फेयर गुड हो सको एक लेवल तक कि आप कम से कम अटेम्प्ट में, मतलब जैसे अगर 100 क्वेश्चन आती है तो 40, 45, 30, 50 के बीच में आप रह सको। और जो अनदर सब्जेक्ट जिसमें आपकी पकड़ अच्छी है, जिसको आपको समझने में टाइम नहीं लगता, उस पर थोड़ा और फोकस कर दो। उससे क्या होगा कि आपको जो सब्जेक्ट मैथ नंबर कम दे रहे हैं बोर्ड में, मार्कशीट में, भरपाई करेगी अनदर 4 सब्जेक्ट। आप सोचो कि अगर मैथ में मेरा आता है 30 नंबर पूरे पासिंग मार्क्स 100 में से, और अनदर सब्जेक्ट में आ जाता है 100 में से 90, 100 में से 91, 100 में से 92, 100 में से 93, तो कितना होगा, नंबर जोड़ो, 30 उधर का जोड़ो, 9 चौके 36, 6, 366, 38, 396 नंबर। वही अगर हम सिर्फ मैथ पे ध्यान दें, बाकी 4 सब्जेक्ट को छोड़ते तो हो सकता था इसी में किसी एक में फेल हो जाते हैं। या मैथ भी हमारा 50-60 नंबर आ जाता, बाकी इसमें भी 30-35 आते तो मेरा मार्किंग तो गिर जाता कि नहीं करे। हाँ, और देखो अभी के जमाने में सबसे बड़ा क्या है ना कि सोशल साइड हो गया, यूट्यूब हो गया, या फेसबुक हो गया, मोबाइल हो गया, कहीं से भी आप ना उसका उपयोग जरूर करो। पहले के जमाने में यह था कि बुक से ही टॉपर बनेंगे लोग, अब ऐसा नहीं है। आप अगर केवल बुक के भरोसे रहोगे, अभी वर्तमान में बता रहे हैं, तो आप इनके टॉप कर जाओगे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जो बुक में है वही यूट्यूब आपको मिलेगा। लेकिन आपको यूट्यूब पे बेस्ट मिलेगा, बुक से थोड़ा हटके मिलेगा, क्योंकि जो यूट्यूब पे बताते हैं क्या आपको टीचर वही काम करते हैं, ट्यूशन वाले हैं। तो आप लोगों का सबसे बड़ा फोकस यही होना चाहिए कि हमारे जो मेन सब्जेक्ट है जिसमें हमारी पकड़ अच्छी है, उस पर हम पकड़ अच्छी बनाए रखें, उसको फिसलने नहीं दें। और जो हमसे कमजोर है, यानी जिसमें हमारी पकड़ अच्छी नहीं है, तो उसमें कम से कम पकड़ बनाने की कोशिश करें, अच्छी भले ना हो पाए। अब ऐसा नहीं कि उससे अच्छी बनाने के चक्कर में सारे बिखरा दो, नहीं, ये नहीं करना। सबसे पहले वीडियो बहुत लॉन्ग जा रहा है, ऐसे तो बहुत तैयारी थी, लेकिन शायद पार्ट 2 आए इसका आपके लिए कुछ स्पेशल करके। लेकिन अभी लास्ट में बता रहा हूँ, जैसे कि आपको 10th का पूरा करना है या 11, 12 जो इनकेस, तो आपको रेगुलरली पढ़ना होगा। रेगुलर रोज पढ़ने से क्या होगा कि आपको अगर मैथ में गुना करना नहीं आता, लेकिन आप रोज ये मतलब लिखा देख रहे हो कि 9 गुने 3 = 27, तो आपको याद हो जाएगा। तो रोजाना पढ़ने से यही फायदा होगा। आपको मैथ बनाने नहीं आते, लेकिन मैथ बनाने की जो प्रोसेस है समझ में भले नहीं आए, लेकिन आपको रोज देखने से तो याद हो जाएगा। तो अभी 3 चीज लास्ट बताने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, वो 3 चीज रेगुलर करना चाहिए, उसको एकदम मिस नहीं। जो मैं बात किया उसका 3 निष्कर्ष हम निकाल के लास्ट में रखना है आपके सामने, कि अगर हो सकता है आपको पूरा वीडियो समझ में नहीं आए तो ये 3 टॉपिक पूरा वीडियो को कवर कर देगा। सबसे पहले क्या है कि आप
अगर किसी सब्जेक्ट में कमजोर हो तो आप उस सब्जेक्ट को ऑन एवरेज ध्यान दो उस पर। जिस सब्जेक्ट में आपकी पकड़ बहुत अच्छी है उस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करो ताकि उसमें अच्छे नंबर उठा सके, 80% 90%। बाकी जो आपकी जो खराब सब्जेक्ट है उसमें ऑन एवरेज तो कर लो कि हम मतलब मिनिमम उससे पास हो सके, फेल नहीं हो। ठीक है, पहला हेडलाइन ही होगा। दूसरा क्या हो गया कि गेम है, मोबाइल है, यूट्यूब है, ऑल है। मतलब गेम क्या, मैथ का गेम प्ले स्टोर पे बहुत सारा अवेलेबल है, साइंस का गेम बहुत अवेलेबल है। अब गेम का मतलब ये नहीं पबजी खेलो, फ्री फायर खेलो और बोला कि हम तो वीडियो देखा जिस सर बोले थे। अरे नहीं भाई, गेम का मतलब वो कि आप अंक जोड़ने वाला गेम खेलो, रीजनिंग बनाओ। मतलब 10 क्लास में रीजनिंग क्या होना, नहीं रीजनिंग नहीं होना, अपना सिलेबस का रीजनिंग होना। रीजनिंग का ये अर्थ नहीं होता सिर्फ जो कि मतलब ग्रेजुएशन में है या फिर मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम है। रीजनिंग का अर्थ ही होता है मानसिक क्षमता को जांचना। तो मैथ है ना, उसको खेल की तरह लो, मैथ के साथ खेलो, सब्जेक्ट के साथ खेलो, झेलो नहीं उसको। झेलोगे तो बोर हो जाओगे। तो तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण लाइन है, वीडियो का लास्ट में आप सभी के लिए एक लाइन देने वाला हूं जो कि बहुत है, मेरा पर्सनली बहुत ज्यादा फेवरेट है। आप सभी लोग इसको फॉलो करें। कहीं भी आपको लगे कि आप कुछ गलत होने वाला है, हमसे नहीं हो पाएगा किसी चीज के बारे में, तो इसको जरूर फॉलो करें। स्टूडेंट लाइफ में तो इस लाइन को दोहराना बहुत जरूरी है, ये एक मंत्र की तरह काम करेगा आपके लिए। बताता हूं कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म ही तुम्हारा कल होगा, अगर कर्म सच्चा है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतना ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे उतना प्रचुर निखरता है, हीरे पर जितनी धार लगे उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तब वह धुन पर खूब खनकता है, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों से आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, और हम आदम के बच्चे हैं क्यों सोचे राह सरल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा।